आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस पर बेस्ड बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, काफ़ी ट्रिकी भी, सिंपल भी, हर तरह के बनते हैं। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को कंसेप्चुअली समझना है। सिर्फ लर्न करना या फॉर्मूला समझने से काम नहीं होगा, इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली मीनिंग है कि फिज़िक्स में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एरिया में से या किस बॉडी के कितने पार्ट में से पास हो रहा है। सपोज ये हमारा रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू गिवन होती थी, समथिंग न्यूटन पर कूलम, उसमें कोई चार्ज प्लेस्ड है, उस पर फोर्स काउंट करो, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ऐसे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस एरिया, सपोज फॉर सिंप्लिसिटी हम एक रेक्टेंगुलर शेप का एक एरिया, जैसे कोई शीट हो, रेक्टेंगुलर शीट, ऐसा एक अज्यूम कर लेते हैं। अब इसका कुछ एरिया है, उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको सिर्फ उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ही ध्यान रखना है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज में लेना है जितना उस बॉडी में से पास हो रहा है। बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमें कोई कंसर्न नहीं है, इस एरिया में से कितना पास हुआ। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया, सपोज ये एरिया हम ए मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया मिलाकर जो एक क्वांटिटी बनेगी जिसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5 सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है E डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ई ए कॉस थीटा इसका फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता है, लेकिन एरिया कब से वेक्टर हो गया। कुछ लोगों ने इसको पहले स्टडी कर रखा होगा, कुछ को नहीं पता होगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जरा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। एरिया स्टिल एक स्केलर क्वांटिटी ही है, लेकिन एरिया वेक्टर जब हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है किसी सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर, किसी सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर, उस सरफेस का एरिया वेक्टर कहा जाता है। एरिया इज स्टिल एक स्केलर क्वांटिटी, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके जो भी आएगा, लेकिन एरिया वेक्टर जब हम बोलेंगे तो उसका मीनिंग है उसका मैग्नीट्यूड होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, बट उसकी डायरेक्शन होगी उस सरफेस पर नॉर्मल। ये दोनों तरफ हो सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी, ये हमारा कंसर्न होता है। और बाय डिफॉल्ट हम किसी बॉडी, किसी क्लोज्ड बॉडी के आउटवर्ड वाले एरिया वेक्टर को ही अपना स्टैंडर्ड वेक्टर मानते हैं। ये हम धीरे धीरे इन प्रोसेस अभी और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एरिया वेक्टर का मीनिंग क्लियर हुआ। एरिया वेक्टर वो वेक्टर जो सरफेस के नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर वेक्टर हो, जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया की वैल्यू के बराबर होगा। जैसे ये हमारा एक प्लेन ऑफ पेपर है, इस पर अगर हम एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो ये पेन की डायरेक्शन, ये जो पेन हमने नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, ये इस एरिया पर एरिया वेक्टर कहा जाएगा। तो थीटा क्या हुआ, इस एरिया वेक्टर और इस ई वेक्टर के बीच का एंगल। अगर इस सिचुएशन में देखें तो ये दोनों पैरेलल हैं, यानी यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, cos 0 1। इस समय फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां भी एक छोटा सा कैच है, उसको ध्यान से समझिए। आने वाले चैप्टर्स में आप एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की क्वांटिटी भी पढ़ोगे, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है एक प्रॉपर नाम वेबर। वेबर। लेकिन कई बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लेने के बाद हर
फ्लक्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स, सबकी यूनिट वेबर बताना ही शुरू कर देते हैं। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ही होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। लेकिन वेबर ये जो पर्टिकुलर नाम है ये सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ही यूज किया जाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अपनी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही है और वही रहेगी। दूसरी बात आती है इसमें कि अलग अलग सिचुएशन थोड़ा सा हम देखें कि ये कॉस थीटा की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेंगी। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम इस रेड पेन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज करें और ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है मेरे पास जिसमें ये ब्लैक कलर की छोटी सी स्टिक लगी हुई है। आप इस ब्लैक कलर की स्टिक को सपोज करें इस शीट का एरिया वेक्टर, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मैं शीट को ऐसे ही होल्ड करता हूं तो इस समय इस ब्लैक स्टिक और इस रेड पेन ये दोनों की डायरेक्शन आपस में पैरेलल है, जो कि अभी सिचुएशन हमने स्टडी की ऊपर। इस समय इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ और आप कहेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हुई E इंटू ए। लेकिन अगर मैं सपोज इस शीट को धीरे धीरे टिल्ट करूं और टिल्ट करते करते ऐसी सिचुएशन में ले आऊं, अब इस समय इस ब्लैक स्टिक और इस रेड पेन के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ये शीट ऑफ पेपर यानी सरफेस एरिया इस फील्ड के अलोंग यानी पैरेलल हो चुका है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ये ब्लैक स्टिक इसके परपेंडिकुलर हो चुकी है और कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो जब आप इसमें फॉर्मूले में इसको यूज करेंगे E A इंटू कॉस 90 तो ये सारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब इसको आप प्रैक्टिकली भी समझिए, ये तो हमने फॉर्मूले के बेसिस पे समझा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी पासिंग थ्रू अ एरिया। ये जो शीट है, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ध्यान से नोटिस करें, जब ऐसी सिचुएशन में हमने शीट होल्ड की है उस समय इस पूरी शीट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब जैसे जैसे मैं शीट को धीरे धीरे टिल्ट करता हूं, सपोज मैं शीट को धीरे धीरे ऐसे टिल्ट कर रहा हूं, अब आप नोटिस करें कि इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और जैसे ही मैं इसको एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, अब इस समय इसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। अब ध्यान से नोटिस कीजिए, आपको इस सरफेस एरिया में से क्रॉस थ्रू कट थ्रू होने वाली फील्ड लाइंस नोटिस करनी है। इस समय कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, इस समय या तो ऊपर से जा रही हैं या तो नीचे से या साइड से। इस समय मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इस समय फ्लक्स मैक्सिमम है और इस सिचुएशन में फ्लक्स 0 है क्योंकि इसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। ये सिचुएशन अगर हम थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे स्टडी करें तो हमें और क्लियर होगी। तो थीटा आपको ध्यान रखना है, ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं होता है, ये एरिया वेक्टर यानी उस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। आप इसको दूसरे तरह से भी एक याद रख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के साथ 90 डिग्री बना रहा है, जैसी ये सिचुएशन है, उस समय एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों तरह के जो एंगल होते हैं इनका सम 90 डिग्री होता है, यानी ये दोनों तरह के एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे जैसे आप इस सरफेस को टिल्ट करोगे एरिया वेक्टर उसी मैनर में टिल्ट होगा। अगर सरफेस 90 डिग्री बना रहा है तो एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा विद ई वेक्टर, और अगर सरफेस 0 डिग्री बनाएगा तो एरिया वेक्टर 90 हो जाएगा। बस आपको ये चीज न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है।